नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज सुबह सुबह अखबार में एक खबर मैंने पढ़ी कि पाकिस्तान में सिंध प्रांत में एक महिला के पेट में बच्चे का गला काट दिया गया। महिला के पेट में, महिला जो कि डिलीवरी कराने आई थी हॉस्पिटल में, वहां पे डॉक्टर और कंपाउंडर ने मिलके बच्चे का गला काट दिया। और वो क्यों काट दिया? क्योंकि वो महिला हिंदू थी। जरा आप सोचिए, नफरत किस हद तक सिखाई जा रही है कि महिला हिंदू है, इसलिए एक बच्चा अगर पैदा होगा तो हिंदुओं की एक संख्या बढ़ेगी, इसलिए पेट में ही बच्चे को मार दो तो एक संख्या कम हो जाएगी। ये हुआ है पाकिस्तान में। और जिन स्कूलों में यह बात सिखाई जाती है वो पूरी दुनिया को पता है। वो कौन से विशेष स्कूल हैं, वो कौन सी विशेष किताब है और वो कौन सी विशेष तालीम है, ये पूरी दुनिया को पता है नफरत कहां सिखाई जा रही है। और जिन स्कूलों में नफरत सिखाई जाती है वो भारत में एक दो नहीं है। भारत में लगभग इस समय 7.5 लाख हो चुके हैं। 7.5 लाख, 750 जिले और 7.5 लाख विशेष स्कूल। अब आप कल्पना कर सकते हैं 750 लाख स्कूलों में अगर हर स्कूल में 20-30 बच्चे पढ़ रहे हो, 40 बच्चे पढ़ रहे हो, तो टोटल कितनी संख्या हो गई? इसकी कल्पना आप खुद करिए, आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए। क्या उन स्कूलों में सिखाया जाता है? ये जग जाहिर है, गैर मुस्लिम काफिर होते हैं, जो अल्लाह को ना माने वो काफिर है, जो काफिर है उसको कहीं पे भी मार दो, कहीं पे भी उसका वध कर दो। जो काफिर है, काफिर जन्नत नहीं जाएगा। जब तक धरती पे एक भी काफिर है तब तक कयामत की रात नहीं आएगी। ऐसी ऐसी पता नहीं क्या क्या बातें सिखाई जाती हैं। धरती चपटी है, भगवान जाने और क्या क्या सिखाई जाती है। महिलाओं के साथ ये व्यवहार करना चाहिए, महिलाएं बराबर नहीं है, महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं है, ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें सिखाई जाती है। और कुछ राज्य सरकारें तो उनको पैसा भी दे रही हैं। लेकिन केवल सरकार के भरोसे ये स्कूल नहीं चल रहे। इन स्कूलों को विदेशी फंडिंग हो रही है, बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग हो रही है। कुछ तो एफसीआरए से हो रही है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में भारत के अंदर ही जो काला धन जनरेट हो रहा है वो उस पर खर्च हो रहा है। और भारत के अंदर हर साल लगभग 14 से 15 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी जनरेट हो रही है। ध्यान से आप समझिए इसको, 14 से 15 लाख करोड़ ब्लैक मनी भारत के अंदर जनरेट हो रही है। केंद्र और राज्यों का टोटल बजट 70 लाख करोड़ है। केंद्र का और राज्यों का दोनों मिला के टोटल जो बजट है भारत का वो 70 लाख करोड़ है। यानी 70 लाख करोड़ के आसपास भारत यहां पे काम धंधा व्यापार होता है। इस बजट का 20% यानी 70 लाख करोड़ का 20% यानी 14 लाख करोड़ हर साल ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो जाता है। चाहे वो कोई सा डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, वहां जितना भी पैसा आ रहा है, या पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में जो पैसा आ रहा है, या हेल्थ डिपार्टमेंट में जो पैसा आ रहा है, सड़क बनाने के लिए जो पैसा आ रहा है, हॉस्पिटल जो बनाने के लिए जो पैसा आ रहा है, जो कुछ भी पैसा आ रहा है सरकार का, उसका 20% घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली में चला जाता है। यानी 70 लाख करोड़ का 20% यानी 14 लाख करोड़ हर साल ब्लैक मनी बन जाता है। और वो ब्लैक मनी भारत के अंदर बन रहा है। विदेशों वाला छोड़ दीजिए, जो विदेशों में ब्लैक मनी पड़ा है मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं भारत के अंदर की बात कर रहा हूं। ये जो 14 लाख करोड़ भारत में बनता है, इसकी बहुत बड़ी मात्रा में लगभग 50% गलत काम के लिए यूज होता है। अपहरण में काम आता है। जो अपहरण करते हैं वो ऐसे लोगों से पैसा वसूलते हैं।
किडनैपिंग में ये पैसे यूज होते हैं। जिनके पास काला धन होता है उनके यहाँ बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, वो पैसा वसूल लेते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ वसूल लेते हैं। लेकिन इसका बहुत बड़ी मात्रा में पैसा सिमी, पीएफआई, एसडीपीएफआई, ऐसे जितने भी जिहादी संगठन है, अलगाववादी संगठन है, मजहबी उन्माद फैलाने वाले संगठन है या धर्मांतरण कराने वाले संगठन, उनको उनकी फंडिंग होती है। ये मैं क्यों कह रहा हूं समझिए आप। हसन अली ने इस देश में 20,000 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी किया। अब्दुल करीम तेलगी ने 20,000 करोड़ का से ज्यादा का घोटाला किया। मोइन कुरैशी ने भी लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया। तो 3 लोगों का मिला दीजिए, अब्दुल करीम तेलगी, मोइन कुरैशी और हसन अली, तो टोटल मिला के आपका हो जाता लगभग 75,000 करोड़ 3 लोगों में। इन 3 लोगों ने जो 75,000 करोड़ लूटा था इस देश का, वो कहां गया पैसा? भाई माल्या ने 1,000 करोड़ लूटा, उसका तो दिख रहा है, अय्यासी किया, बंगला बनाया, जहाज खरीदा, लड़कियों पे पैसा खर्च किया, समझ में आता है। नीरव मोदी ने लूटा 1,000 करोड़, उसका भी समझ में आ रहा है, अय्यासी किया, फार्म हाउस बनाया, स्विमिंग पूल बनाया, लड़कियों पे खर्च किया। चौकसी ने 1,000 करोड़ लूटा, उसका भी समझ में आ रहा है, लंदन में बड़ा मकान बनाया, ये बनाया, वो बनाया, ये बनाया। लेकिन आपने कभी सोचा कि ये जो 3 लोगों ने मिलकर लगभग 75,000 करोड़ लूटा, ये हसन अली, मोइन कुरैशी, अब्दुल करीम तेलगी, इन तीनों ने क्या किया? इन्होंने अय्यासी नहीं किया, इन्होंने शुरा शराब पे नहीं खर्च किया, लड़कियों पे खर्च नहीं किया, दारू नहीं पिया, बंगलो नहीं बनाया, स्विमिंग पूल नहीं बनाया, जहाज नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं किया। तो ये 75,000 करोड़ गया कहां? लूट में यही अंतर है। हसन अली लूटता है तो जिहादियों को दान देता है, और माल्या लूटता है, अय्यासी करता है। अब्दुल करीम तेलगी लूटता है, जिहादियों को डोनेट करता है। नीरव मोदी लूटता है, अपने ऊपर खर्च करता है, अय्यासी करता है। मोइन कुरैशी लूटता है, जिहादियों को डोनेट करता है। जबकि दूसरी तरफ मेहुल चौकसी लूटता है, अपने ऊपर खर्च करता है, अपने परिवार के ऊपर खर्च करता है। इसीलिए मैंने एक PIL फाइल किया है दिल्ली हाई कोर्ट में। मैंने ये कहा है, जिस तरीके से दुनिया के और देशों में 500 साल सजा होती है, 600 साल सजा होती है, 800 साल सजा होती है, वैसे ही सजा का प्रावधान भारत में भी किया जाए। आप गूगल करिएगा लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस इन अमेरिका, तो पता चलेगा जिन्होंने कोई घूसखोरी किया, जमाखोरी किया, मिलावटखोरी किया, कालाबाजारी किया, मानव तस्करी किया, नशा तस्करी किया, सोना तस्करी किया, या और तरीके के चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी किया, उनको 400 साल सजा होती है, 500 साल सजा। आप सोच रहे होंगे 400 साल आदमी जिंदा नहीं रहता। हाँ, जिंदा नहीं रहता, लेकिन सजा होती है। और सजा ऐसे नहीं कि 10 साल, 20 साल, 40 साल के बाद होती है, 1 साल 2 साल के अंदर सजा हो जाती है। हमारे देश में 2002 में 2012 में राहुल गांधी का केस शुरू हुआ था। सुब्रह्मण्यम स्वामी जी की पिटीशन पे 2012 में FIR लॉन्च हुआ था, 2022 में भी पूछताछ हो रही है। 10 साल अगर ये लग गया है पूछताछ होने में, तो जांच करने और चार्जशीट फाइल करने में 10 साल और लग जाएगा, 20 साल हो गया। और जब चार्जशीट फाइल होगी फिर तो इस स्पीड से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 10 साल चलेगा, हाई कोर्ट में भी 10 साल चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी 10 साल चलेगा, तो टोटल हो गया 50 साल। 50 साल में भगवान जाने राहुल गांधी कहां रहेंगे, यहां रहेंगे, कहां रहेंगे, नाना के यहां रहेंगे, नानी के यहां रहेंगे, धरती पर रहेंगे, भारत की धरती पर रहेंगे या कौन सी धरती पर रहेंगे, कुछ नहीं पता। हमारे देश में घोटालेबाज खत्म हो जाते हैं, उसके बाद मुकदमा अपने आप खत्म हो जाता है। पार्लियामेंट में, संसद में जो नोटकांड हुआ था, नोट लहराई गई थी, मुकदमा चलता रहा, उसके पहले नरसिम्हा राव जी चले गए। एक यहां पे बहुत बड़ा फोन घोटाला हुआ था, सुखराम शर्मा खत्म हो गए, मुकदमा उसके बाद अपने आप खत्म हो गया। तो हमारे यहां क्या होता है कि लुटेरे खत्म हो जाते हैं, मुकदमा अपने आप खत्म हो जाता है, सजा नहीं मिलती। ये सिचुएशन है। और सजा मिलेगी कितना? 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल। और सजा भी मिलेगी तो प्रॉपर्टी जब्त नहीं किया जाएगा। अरे भाई, जब किसी ने अगर 10,000 करोड़ रुपए लूट लिया, 10,000 करोड़ रुपए में उसने देश विदेश में फार्म हाउस बना दिया, बंगलो बना लिया, जहाज खरीद लिया, लग्जरी कारें खरीद लिया, लड़कों के लिए पूरी व्यवस्था कर दिया, फैक्ट्री खोल लिया,
उसके बाद अगर आप उसको 5 साल सजा देते तो फर्क क्या पड़ता है? तो कितने शर्म की बात है। 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले में 2-4 लोगों को 7-7 साल सजा हुई, 5 साल सजा हुई है। 1,86,000 करोड़ के कोयले घोटाले में 3 साल सजा हुई है, 4 साल सजा हुई है, 5 साल सजा हुई है। 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले में लोगों को 5 साल 7 साल सजा हुई है। जरा सोचिए कितने शर्म की बात है। और हम सारे काम कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास का, वर्ल्ड क्लास का एयरपोर्ट बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास की सुरंग बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास की मिसाइल बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास का फोन बना रहे हैं, सारे काम वर्ल्ड क्लास के। वो सारे काम वर्ल्ड क्लास का कर रहे हैं जिसमें पैसा खर्च होता है। और जो काम वर्ल्ड क्लास का फ्री में हो सकता है वो काम नहीं कर रहे। कानून बनाने में कोई लागत आती है क्या? मान लो हम चीन का कानून की नकल करते हैं, अमेरिका के कानून की नकल करते हैं, सिंगापुर के कानून की नकल करते हैं, कोई पैसा लगेगा? सिंगापुर हमसे पैसा मांगेगा कि हमारा वाला कानून आप क्यों अपने यहां लागू कर रहे हो? अमेरिका क्या पैसा मांगेगा मेरा वाला कानून आप क्यों लागू कर रहे हो? चीन तो नहीं मांगेगा पैसा, भैया हमारा वाला कानून आप क्यों लागू कर रहे हो? कोई रॉयल्टी थोड़ी है। मुझे समझ में नहीं आता कि हम सारे काम करते हैं वर्ल्ड क्लास का, लेकिन वर्ल्ड क्लास का भ्रष्टाचार विरोधी कानून नहीं बना रहे। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जब तक काला धन बंद नहीं होगा, हवाला बंद नहीं होगा, भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा, तब तक एक भी देश विरोधी गतिविधि कम नहीं होगी। ये सुबह से लेकर शाम तक टीवी पे जो तू मैं होती है, नूरा कश्ती होती है और केवल प्रॉब्लम्स की चर्चा होती है। प्रॉब्लम की चर्चा होने से कभी कोई प्रॉब्लम खत्म हुई है क्या आज तक? आप बताइए। अगर आपको बुखार हो, बुखार 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 सुबह से लेकर शाम तक बुखार बुखार करते रहिए, बुखार उतरेगा क्या? किसी को कैंसर हो गया है, सुबह से लेकर शाम तक उसको कैंसर 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 कहते रहिए, कैंसर खत्म होगा क्या? अरे इलाज करना पड़ेगा, दवा बनानी पड़ेगी, दवा देनी पड़ेगी, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, दवा खाना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आता है। हम लोग पर डे, खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पर डे शाम को डिबेट हो जाएगी। फला जगह ये कह दिया, फला जगह वो कह दिया, फला खालिस्तानी पकड़ा गया, फला नक्सली पकड़ा गया, फला माओवादी पकड़ा गया। मैं बार बार कह रहा हूं, नक्सलियों की 100% फंडिंग या तो जो भारत में ब्लैक मनी जनरेट होता है घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली के द्वारा, उसके द्वारा उनको मिलता है, या तो विदेशों से हवाला के जरिए आता है। माओवादियों की 100% फंडिंग या तो भारत में जो काला धन पैदा हो रहा है इससे उनकी फंडिंग हो रही है, या तो विदेशों से हवाला के जरिए आ रहा है, FCRA के जरिए आ रहा है। पंजाब के खालिस्तान की 100% फंडिंग या तो भारत में जो ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है, मैंने आपको बताया हर साल 14 लाख करोड़ जनरेट हो रहा है, इससे फंडिंग उनको जा रही है, या तो कनाडा वगैरह से आ रहा है और विदेशों से US वगैरह से आ रहा है, FCRA के जरिए आ रहा है, हवाला के जरिए आ रहा है। जिहादियों की 100% फंडिंग या तो भारत के अंदर मोइन कुरैशी और अब्दुल करीम तेलगी और क्या बोलते हैं हसन अली जैसे लोग कर रहे हैं, या तो विदेशों से आ रही, खाड़ी देशों से आ रही है। कन्वर्जन करने वाली जो इतनी मिशनरीज हैं, इनकी 100% फंडिंग FCRA से आ रही है, विदेशों से, पश्चिम देशों से आ रही है, अमेरिका और यूरोप से आ रही है। एक भी काम, देश विरोधी काम मुफ्त में नहीं हो रहा, सब में पैसा खर्च होता है। ये पूरे देश में आपको जो जगह जगह मजार बनती हुई नजर आ रही है, दरगाह बनती नजर आ रही है, बहुत अच्छी अच्छी मस्जिदें बनती नजर आ रही हैं, चर्च बनते नजर आ रहे हैं। आपने क्या सोचा है फ्री में बन रहा है? कहां से आ रहा है इतना पैसा? और केवल इनकी बातें करके कुछ कम होने वाला है क्या? रोज चर्च की बात होती है, धर्मांतरण की बात हो रही है, धर्मांतरण रुक रहा है क्या? रोज जिहाद की बात हो रही है, जिहाद रुक रहा है क्या? आज ही मेरे पास अभी दिल्ली से फोन आया, उसकी भतीजी बेचारी यंग थी, 16 साल की, स्कूल जाती थी। वहां एक लड़का रोज आता था 3-4 लाख रुपए की बाइक लेके, बढ़िया महंगा चश्मा पहने, टी-शर्ट पहने, जीन्स पहने, और कॉलेज के आसपास उसके चक्कर लगाता रहता था, और फंस गई बेचारी उसमें। अभी जब उनके पेरेंट्स ने, मेरे पास जो फोन आया चाचा का, उन लोगों ने पता किया तो वो लड़का पता दिल्ली के मेहरौली का कबाड़, उसका फादर तो कबाड़ी का काम करता है, साइकिल पर सुबह सुबह लोग कबाड़ बीनता है। तो ये सिचुएशन है। एक जो साइकिल पे कबाड़ बीनने वाले का लड़के को 3 लाख रुपए की बाइक कहां से आ गई? कहां से आ गई? उसको 10,000 रुपए का चश्मा कहां से आ गया? उसका 10,000 की टी-शर्ट, 10,000 रुपए की जूता और 5,000 रुपए की जींस कहां से खरीद रहा है? हर चीज की फंडिंग हो रही है। और हम वो तभी रोक सकते हैं जब कानून कठोर बनाए। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस बात को, खासतौर पे जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो जिहाद की बात करते हैं, घुसपैठ की बात करते हैं, धर्मांतरण की बात करते हैं, वो भी नहीं उठा रहे। इसलिए मुझे तो उनके ऊपर भी अब डाउट होने लगा।
कहीं न कहीं इसका मतलब ये लोग पाखंड कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक सोशल मीडिया में जो जिहाद की बात करने वाले, अगर वो भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं, काले धन की बात नहीं कर रहे हैं, हवाला की बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब पाखंड कर रहे हैं। इसका मतलब वो भी इस खेल में शामिल है। उनके खाने की दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। इसका मतलब कहीं न कहीं उनको भी फंडिंग हो रही है, लेकिन वो अपना एक इमेज बनाए रखने के लिए इसकी बात कर रहे हैं। और कुछ तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो शुरू में इस जिहाद के खिलाफ बोलते हैं, हवाला के खिलाफ बोलते हैं, भ्रष्टाचार और धर्मांतरण के खिलाफ बोलते हैं, बाद में उन्हीं को पैसा मिलने लगता है, चुप हो जाते हैं। वो इसलिए कभी ब्लैक मनी के ऊपर नहीं बात करते। सबसे बड़ा खतरा है काला धन, और दुनिया के कई देशों में काला धन रखने वालों को फांसी होती है। दुनिया के कई देशों में काला धन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति लेने जिनके पास मिलती है उनको फांसी होती है और 100% जब्त किया जाता है। 100% जब्त किया जाता है। हमारे देश में 3 से 7 साल, घूसखोरी में भी केवल 3 से 7 साल सजा होती है, प्रॉपर्टी 100% जब्त नहीं होती। मिलावटखोरी में कानून के हिसाब से केवल 3 से 7 साल सजा होती है, 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं होती। तो चाहे घूसखोरी हो, जमाखोरी हो, मिलावटखोरी हो, कालाबाजारी हो, नशा तस्करी हो, मानव तस्करी हो, सोना तस्करी हो, कुछ भी, जितने भी गलत गैर कानूनी काम है, सजा केवल 3 से 7 साल, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं। और सजा भी होगी तो 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद। राहुल गांधी का आपके सामने एग्जांपल है। 2012 में FIR हुई, 2022 में पूछताछ हो रही। भगवान जाने सजा कब होगी, होगी भी कि नहीं होगी। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून में बनाया नहीं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप लोग पार्टियों से ऊपर उठ जाइए, दल गुलामी छोड़ दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1947 में जब आफत आई थी तो आडवाणी जी किसी को लेके नहीं भागे थे, खुद ही चले आए थे। मनमोहन सिंह किसी को लेके नहीं आए थे, खुद ही आ गए थे। राम जेठमलानी खुद ही आ गए थे। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, सुनील दत्त, मिल्खा सिंह, महेंद्र अमरनाथ, लाला अमरनाथ, ये लोग किसी को लेके नहीं आए, सब अपना अपना परिवार लेके भागे। इस देश में अगर अराजकता फैलेगी तो कोई किसी का साथ देने वाला नहीं। जिनको आप बहुत मानते हो, बहुत बड़ा अच्छा मानते हो कि हमारे आइडियल नेता है, हमारे हैं, आपके घर के सामने आगजनी होगी, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। ध्यान रखिए, आपको और हमें केवल कठोर कानून ही बचा सकते हैं, केवल और केवल कठोर कानून। क्योंकि आप इसको ऐसे समझिए, क्या चीन के राष्ट्रपति बहुत ईमानदार हैं? क्या चीन के राष्ट्रपति बहुत अच्छे शासक हैं? उनसे अच्छे शासक हमारे प्रधानमंत्री हैं। चीन के राष्ट्रपति ज्यादा ईमानदार हमारे प्रधानमंत्री, चीन के राष्ट्रपति ज्यादा मेहनती हमारे प्रधानमंत्री, चीन के राष्ट्रपति ज्यादा काम करने वाले हमारे प्रधानमंत्री। फिर भी भारत में अराजकता क्यों है, चीन में अराजकता क्यों नहीं है? क्योंकि शासक से सब कुछ डिपेंड नहीं करता, कानून पे डिपेंड करता है। कानून कैसा है? आपको क्या लगता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री ज्यादा अच्छा है, ज्यादा मेहनती है, ज्यादा ईमानदार है, ज्यादा काम करने वाला? नहीं। फिर अमेरिका में इतनी अराजकता क्यों नहीं है, भारत में इतनी अराजकता क्यों है? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। गाड़ी अगर घटिया होगी तो ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, यात्रा सुरक्षित नहीं होगी। मिस्त्री लाख अच्छा हो, अगर बिल्डिंग मटेरियल खराब होगा, अच्छा घर नहीं बनेगा। इंजीनियर कितना ही अच्छा हो, उसका अगर लैपटॉप ही खराब होगा, उसका कंप्यूटर खराब होगा, वो अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं बना पाएगा। ऐसे डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, अगर दवा घटिया होगी, बीमारी ठीक नहीं होगी। शासक कितना ही अच्छा हो, प्रधानमंत्री कितना ही अच्छा हो, मुख्यमंत्री कितना ही अच्छा हो, जब तक कानून अच्छा नहीं होगा तब तक जमीनी स्तर पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अराजकता उतना ही रहेगी, अपराध उतना ही चलता रहेगा, भ्रष्टाचार उतना ही चलता रहेगा, काला धन जनरेट होता रहेगा, अपहरण होता रहेगा, मर्डर होता रहेगा, चोरी लूट झपटमारी होती रहेगी। इसको रोकने के लिए व्यक्ति के साथ व्यवस्था परिवर्तन बहुत जरूरी है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। व्यक्ति परिवर्तन लगातार हो रहा है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है। चूंकि व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है, कानून नहीं बदल रहे, नियम नहीं बदल रहे, इसलिए क्या हो रहा है, सब कुछ यथावत है। घूसखोरी वैसे ही चल रही, जमाखोरी वैसे ही चल रही, मिलावटखोरी वैसे चल रही, कालाबाजारी वैसे चल रही, मुनाफाखोरी ऐसे चल रही, नशा तस्करी ऐसे चल रही, सोना तस्करी ऐसे चल रही है, अपहरण वैसे ही हो रहा है, गुंडागर्दी वैसे ही हो रही है, आम जनता वैसे ही ऑफिस में जाके परेशान होती है, बाबू उसको ऐसे ही घुमाते हैं जैसे पहले घुमा रहे थे। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात ठीक लगी होगी। अगर मेरी बात ठीक लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसकी बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी मेरा वीडियो आए आपको
नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस वीडियो को जितने भी जहां संभव हो, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, जहां जहां आपको ठीक लगता हो, इसको शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।